Okay. Hello everyone. Now we will going to start the theories to explain that how evolution took place. Evolution हुआ कैसे होगा उस समय पे. हमने पिछली क्लास में we have explained about the origin of life on the earth कि किस तरह से life originate हुई होगी. Now we will going to talk about कि किस तरह से जो भी species अर्थ पे बनी उनमें इस किस तरह से मैकेनिज्म हुआ या क्या चेंजेस हुए ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन कि एक ओरिजिनेटेड मतलब एक ओरिजिन जो स्पीशी थी उससे उसकी बहुत ही एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज ओरिजिनेट हुई होगी. इसको एक्सप्लेन करने के लिए इवोल्यूशन का मतलब सीधा सीधा यही है टू ओरिजिनेट अ न्यू स्पीशी विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन. दैट मीन्स द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशी मस्ट हैव बीन गॉन थ्रू या वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ होगा उसमें थ्रू वेरियस जनरेशन एंड देन आफ्टर इट अराइजेज विद द डिफाइंड और न्यू advanced character with entirely new species. That process is known as evolution. Now this evolution explained by majorly two scientists. सबसे ज़्यादा अगर साइंटिस्ट का किसी का नाम लिया जाता है इवोल्यूशन की थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो थे लेमार्क एंड डार्विन. बट आज हम इसमें लेमार्क की थ्योरी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे इस लेक्चर में. सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेमार्किज्म. Lamarckism is the theory given by the scientist known as Jean-Baptiste de Lamarck. Now this Jean-Baptiste de Lamarck was a scientist name who actually explained the theory of evolution. अगर इनके मैं की पॉइंट्स की बात करूं कि लेमार्क ने किस तरह से समझाया था तो मेन पॉइंट्स थे इनके दो मेन पॉइंट्स थे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. व्हाट डज इट मीन इज की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो क्या कहता है ये लेमार्क ने. इसका अगर मैं ओवरव्यू बताऊं तो व्हाट डज दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड इज कि कोई भी ऑर्गन को जब हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को कंटिन्यूसली जब यूज़ करते हैं तो वही ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और उसी ऑर्गन के जो अच्छे कैरेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस यूज़ वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और बाकी ऑर्गन्स जो अच्छे से यूज़ नहीं होते हैं उनके कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो रहे विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. So the organs which are mostly used and inherited, that explained by Lamarck कि यूज़ कर रहे हैं जिस ऑर्गन को वो ऑर्गन में ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं डेवलप्ड हो रहे हैं और वही कैरेक्टर विच इज़ acquired because it is acquired after the birth. So that character gets inherited from one generation to another generation और ये कैरेक्टर हर जनरेशन में चेंजेस होता जा रहा है एंड आफ्टर मेनी जनरेशन एक नई स्पीशी इवॉल्व हो जाती है. सो ये वाला जो थ्योरी है लेमार्किज्म इसको इसने बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया अपना. दैट इज द मेजर पॉइंट्स मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी इज फर्स्ट इंटरनल वाइटल फोर्स. ये क्या कहता है लेमार्क ने समझाया कि किस तरह से स्पीशीज इवॉल्व हुई होंगी उस टाइम पे भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर खुद के अंदर there was some type of force or vital force must have been present inside that. That means कोई ना कोई ऐसी force present है vital force जो इस organisms को grow करने में या develop होने में या evolve होने में help कर रहे हैं. अब इसका मतलब ये था कि ये उस force की बात कर रहा है जिससे organisms की size क्या हो रही है double हो रही है grow कर रही है. That means these are the force. This is the force found inside an organism that increases their size or helps in growth. तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि वो वाइटल फोर्स जो है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है वो उसकी साइज को बढ़ाता है, हाइट बढ़ा देता है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर देता है और वही जो हाइट बढ़ रही है जो साइज बढ़ रही है वही साइज उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है. फाइन. सेकेंड पॉइंट ये बोलता है न्यू नीड्स
अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। नाउ इसका सीधा सीधा मतलब है न्यू नीड्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट इज, दैट मीन्स एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली नई जरूरतें पैदा होती हैं। इसका मतलब एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनिजम्स की विशेस को, ऑर्गेनिजम्स की जरूरतों को। इसका क्या मतलब है सीधा सीधा कि एनवायरमेंट जैसा भी है उसके अकॉर्डिंगली विशेस एंड नीड्स गेट्स चेंज्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन, द नेसेसरी नीड्स एंड द विशेस इन एन ऑर्गेनिज्म डेवलप। तो नए विशेस डेवलप होगा तो उसको अक्वायर करने के लिए वो नए कैरेक्टर भी डेवलप करेगा। तो थर्ड पॉइंट इसी को कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ ऑर्गन को यूज करेगा एंड कुछ ऑर्गन को वो यूज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म लैंड से चला गया पानी में, वाटर में, तो टू लिव और सर्वाइव इन द वाटर, अब वाटर का एनवायरनमेंट अलग मिल गया उसको, वाटर में रहने के लिए उसके अंदर अलग कैरेक्टर्स वो डेवलप करेगा, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ एक्वाटिक बर्ड्स में आज हमें दिखता है कि उनमें वेब्ड टोज होते हैं, देयर टोज आर वेब्ड, दिस वेब्ड टोज हेल्प देम टू रन ऑन वाटर और टू वॉक इन वाटर, क्योंकि वेब्ड टोज की मदद से वो पैडलिंग करते हैं वाटर को, ज़्यादा वेब्ड की वजह से ज़्यादा पानी पीछे धकेल सकते हैं वो, उसकी वजह से वो वाटर में इजीली चल पाते हैं। तो ये वाला जो ऑर्गन उन्हें टोज का जो ऑर्गन जो यूज़ किया होगा पानी को धकेलने के लिए टू वॉक ऑन इन वाटर, तो उसकी वजह से उनमें ऑब्वियसली एनवायरनमेंट चेंज हुआ उनका, उस एनवायरनमेंट ने उनमें नए नीड पैदा करी, न्यू नीड ओरिजिनेट हुई, और उस न्यू नीड के अकॉर्डिंगली उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ किया, और जिस ऑर्गन को उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया उसी का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो गया। सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। So these are the four main points, that internal vital forces which helps the organism to grow or to increase the size. Then when their size grows, now if environment changes, then changes in the environment affect their needs, their wishes, and due to needs and wishes they use a particular organ more as compared to other organ, and due to more continuous use of a particular organ, that particular organ has been developed according to that environmental condition in which they are living, and that organ's character which has been changed or developed to satisfy or to survive in that environmental condition gets inherited into the next generation. अब इसका सीधा सीधा ये एग्जाम्पल लेते हैं by taking an example the long neck of giraffe. लेमार्क को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वाज लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ था। अब ये जो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ था, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ में उसने क्या समझाया कि जिराफ की आज जो हमें लंबी गर्दन दिखती है, जो लंबी नेक दिखती है, इट वाज ऑल ड्यू टू, मतलब अकॉर्डिंग टू लेमार्क वो कैसे हुई, कैसे ही जिराफ इवॉल्व हुआ, कैसे आज जिराफ की नेक लंबी है। लेमार्क ने कैसे समझाया इसको कि पहले जिराफ की नेक लंबी नहीं हुआ करती थी, दैट मीन्स तब जिराफ की नेक छोटी हुआ करती थी, एंड जिराफ यूज टू फीड ऑन ग्रास, मतलब जिराफ क्या करता था, ग्रास को खाता था, तो उसकी गर्दन झुका के वो खाता था ग्रास को। अब उस समय तक सिर्फ ग्रासेस थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन तो प्लांट्स में भी हो ही रहा था, तो ड्यू टू चेंजेस इन द वेजिटेशन ग्रासेस हैज बीन इवॉल्व्ड इनटू हर्ब्स, हर्ब्स हैज बीन इवॉल्व्ड इनटू श्रब्स। तो जो नेक ऑफ जिराफ था, जिराफ की जो गर्दन थी वो स्ट्रेच होती गई टू फीड ऑन डिफरेंट ग्रासेस, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले सिर्फ ग्रासेस हुआ करती थी, फिर उसके बाद हर्ब्स आए होंगे, फिर उसके बाद श्रब्स आए होंगे, उसके बाद लॉन्ग ट्रीज आई होंगी। तो जो नेक ऑफ जिराफ थी, दिस नेक ऑफ जिराफ, ये स्ट्रेच हुई होगी जब ग्रास से हर्ब्स आई, फिर ये और स्ट्रेच हुई होंगी, फिर हर्ब्स से जब श्रब्स बनी तो इन्होंने अपनी नेक को और यूज़ किया होगा,
और लॉन्ग नेक, जब लॉन्ग ट्रीज को खाने के लिए इन्होंने अपनी नेक को और स्ट्रेच किया होगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने नेक वाले ऑर्गन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। और उस नेक के ऑर्गन को जो यूज़ किया उसकी साइज़ बढ़ा दी। और उसकी साइज़ को क्यों बढ़ाया? क्योंकि एनवायरनमेंट उनको इस तरह से मिला कि उनको अवेलेबिलिटी जो खाने की थी वो ट्रीज़ वाली मिली, और ट्रीज़ लंबी हुआ करती थी, हाइट पे हुआ करती थी, उनकी लीव्स को खाने के लिए उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर ऑर्गन को स्ट्रेच किया, और वही ऑर्गन का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता गया। फाइन। तो ये लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ का लेके लेमार्क ने अपनी थ्योरीज को एक्सप्लेन करवाया और प्रूफ दिया, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है लेमार्किज्म थ्योरी देखा जाए तो कहीं कहीं पे ही इसके एग्जाम्पल फिट हो रहे हैं या कहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन है। हर जगह लेमार्क की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल व्हाट आर द एग्जाम्पल विच शोज इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म? पहला बेस्ट एग्जाम्पल है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बोलें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज वेब्ड टूज of aquatic birds, webbed toes of aquatic birds। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर कोई बर्ड पानी में रहने लग जाती है तो पानी में उसके वो टोज वो ज़्यादा यूज़ करने लगी थी और उसकी जो टोज है उनमें वेब डेवलप हो गया, वेब्ड। तो ये वेब्ड टोज, फाइन। सो वेब्ड टोज की मदद से पानी ज़्यादा पीछे धकेलने में मदद मिली और वो पानी में इजीली वॉक कर सकते थे। थर्ड एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ दिस लेमार्किज्म, स्नेक्स लॉस्ट देयर लेग्स। स्नेक्स ने अपने लेग्स लॉस कर दिए, क्योंकि जब पहले स्नेक पे लेग्स हुआ करते थे, लेकिन बरोइंग हैबिट की वजह से धीरे धीरे बेसिकली स्नेक्स रैंग नहीं लगे, क्योंकि वो सॉइल के अंदर बेसिकली रहने लगे थे, एंड लेग्स को उन्होंने धीरे धीरे क्योंकि यूज ही नहीं करा, एंड ड्यू टू डिसयूज ऑफ दीज लेग्स द लेग्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम जनरेशन। फोर्थ एग्जाम्पल, रिट्रैक्टाइल क्लॉज इन कार्निवोरस एनिमल। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनमें जो रिट्रैक्टाइल क्लॉज मिलते हैं, रिट्रैक्टाइल क्लॉज मेनली क्या होते हैं, ये ऐसे नाखून होते हैं, बहुत ही शार्प पॉइंटेड क्लॉज होते हैं, जो बेसिकली दे हेल्प देम टू कैप्चर देयर प्रे टू इन हंटिंग प्रोसेसेस। तो कार्निवोरस एनिमल में पहले नहीं होते थे, लेकिन सिंस दे बिकम मोर कार्निवोरस एंड मोर क्लेवर फॉर हंटिंग देयर प्रे, तो रिट्रैक्टाइल क्लॉज वो धीरे धीरे डेवलप करते गए। देन ऑल्दो कैट फैमिली में, सारी कैट फैमिली में नहीं होता, लेकिन लॉयन, टाइगर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ये रिट्रैक्टाइल क्लॉज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो डियर बिकम स्ट्रॉन्ग रनर। दैट मीन्स डियर के लेग्स पहले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे रनिंग में, लेकिन सिंस दे बिकम प्रे फॉर लॉयन, तो उनसे भागने के लिए उन्होंने खूब अपने लेग्स को यूज़ किया होगा, एंड देन नाउ दे बिकम अ गुड रनर। So these are the example are present which favors the Lamarck theory or Lamarckism. Now जो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल है वो भी कहीं ना कहीं लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ड्यू टू डिसयूज ऑफ दोज ऑर्गन दे हैव बिकम वेस्टिजियल और दे हैव बिकम रिमूव्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी पॉपुलेशन। फाइन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन एंड एटाविज्म जो कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब बात आती है कि लेमार्क को क्रिटिसाइज किसने किया, हु एक्चुअली क्रिटिसाइज और हु डिसअप्रूव्स द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। ना क्रिटिसिज्म क्या है लेमार्क की थ्योरी का, किसने इसे क्रिटिसाइज किया? दैट मीन्स लेमार्क बहुत हद तक कहीं पे भी, मतलब हर जगह इसकी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी, और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स एक्सप्लेन करे गए कि इसका जो पहला पॉइंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट कंसेप्ट कि इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से साइज बढ़ती है,
अगर ऐसा हुआ होता तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आज सिर्फ ट्रीज अवेलेबल होते और ग्रास, shrubs और हर्ब्स अवेलेबल होते ही नहीं. दैट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट has been rejected by giving an example of angiospermic variety. एंजियोस्पर्मिक वैरायटी में आज हमारे पास ग्रास भी अवेलेबल है, हर्ब्स भी अवेलेबल हैं, श्रब्स भी अवेलेबल हैं एंड ट्रीज भी अवेलेबल है. अगर ये थ्योरी, ये पॉइंट सही होता तो फिर पर्टिकुलर उस प्लांट का सिर्फ एक ही लॉन्ग ट्रीज वाले प्लांट ही अवेलेबल होते, क्योंकि वाइटल फोर्स से तो यही कह रहा है कि वो साइज बढ़ती जाती है हमेशा और वही कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस इज द रिजेक्टेड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट वो कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू न्यू नीड्स, सेकेंड पॉइंट में रिजेक्शन हुआ कि न्यू नीड्स, न्यू विशेस ब्रिंग्स न्यू कैरेक्टर. तो ये तो वही बात हो गई कि इफ वी विश टू फ्लाई then we can also have wings. हमें अगर उड़ने की इच्छा हुई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जब हमें उड़ने की इच्छा हो रही है तो हमारे में भी विंग्स डेवलप हो सकती है फिर तो. सो दैट इज वाई वी कैन नॉट से कि ऑल द टाइम दिस सेकेंड पॉइंट ऑल्सो एप्लीकेबल टू एवरी or each and every need or wishes. Third point, use and disuse of organ. अगर use and disuse of organ applicable होता तो फिर जो लोग continuous readers होते हैं, जो continuously reading करते रहते हैं, उनकी आंखों का साइज तो बड़ा हो जाना चाहिए. फाइन. तो the example given in criticism of third point is people who are good readers must have bigger eyes. clear? So इसलिए भी ये थ्योरी, ये थर्ड पॉइंट भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती. एंड द लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर. इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, अगर ये कहीं ना कहीं सही होता दैट इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, तो कभी भी याद रखना जो भी कैरेक्टर हम आफ्टर बर्थ अक्वायर करते हैं या अडेप्ट करते हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं होता. एडेप्टेड कैरेक्टर्स cannot be inherited into the next generation. Fine. So this is the criticism of Lamarck theory. अब हम इसमें ये समझ चुके हैं कि लेमार्क हर तरह से एप्लीकेबल नहीं है हर जगह पे, या बहुत सारे एग्जाम्पल अभी भी अवेलेबल हैं जो लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी is Weismann theory, who disapproved the theory of Lamarck. Weismann was a scientist who actually disapproved the theory of Lamarck. Disapproved theory of लेमार्क. लेमार्किज्म को डिसअप्रूव्ड और रिजेक्ट इसी ने करवाया था. अब ये विज़मैन थ्योरी क्या कहती है कि अगर लेमार्क कह रहा है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो रहा है और कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है, अक्वायर्ड कैरेक्टर, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट ही सेड, ही गेव हिज ओन थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. नाउ इसका क्या मतलब है? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. जर्म प्लाज्म का मतलब यहां पर सीधा सीधा रिलेशन है जर्म सेल या गैमेटिक सेल. फाइन. जर्म प्लाज्म इज द सेल which is known as germ cell or gametic cell. That means
जो जेनेटिक कैरेक्टर जर्म सेल में प्रेजेंट है, गेमेटिक सेल में प्रेजेंट है, गैमीट्स में प्रेजेंट है, अगर उस जेनेटिक मटेरियल में या उसके डीएनए में कोई चेंज होता है और वो कैरेक्टर जो चेंज हो रहा है तो वही कैरेक्टर ट्रांसफरेबल है, बाकी कोई भी ऑर्गन या बाकी कोई भी सेल के कैरेक्टर्स ट्रांसफरेबल नहीं है नेक्स्ट जनरेशन में। व्हाट डज इट मीन इज कि व्हेनेवर टू गैमीट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, तो जाइगोट से ही तो आगे की जनरेशन मूव ऑन होती है या कंटिन्यूस होती है। तो अगर उन दो गैमीट्स में, पैरेंटल गैमीट्स के जेनेटिक मटेरियल में ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन अगर कोई चेंज होता है, then only those changes is transferable or inheritable to the next generation. बाकी दूसरे जो सेल हैं सोमैटिक सेल which are not involved in the process of fertilization, अगर उनमें कोई चेंज आता है, जैसे नेक ऑफ जिराफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेब्ड टोज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रिट्रैक्टाइल क्लॉज की बात कर रहे हैं, तो अगर वो कैरेक्टर सोमैटिक सेल में प्रेजेंट है, उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सोमैटिक सेल में प्रेजेंट है, तो वो कैरेक्टर डेवलप अगर होते भी हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, तो वो कैरेक्टर कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये बात समझाई थी विजमैन ने। विजमैन ने एक्चुअली क्या कहा, इसने एक एग्जाम्पल दिया, एक एक्सपेरिमेंट कहा। इसने क्या करा, कटिंग टेल ऑफ माइस फॉर 21 जनरेशन। अब ये क्यों करा इसने क्या करा, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ लेमार्क कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो इन्होंने क्या करा, एक माइस लिया, चूहा लिया, और उसकी जो लॉन्ग टेल है उसको काटता गया। वो उसकी पहली जनरेशन में उसने टेल कट कर दी, फिर उसी माइस से उसने नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन किया, तो सेकेंड जनरेशन में भी वही टेल आई, उतनी की उतनी लंबी आई। तीसरी जनरेशन में फिर उन्होंने कट करा, मतलब हर जनरेशन में वो टेल जो था माइस की कट करता गया, लेकिन उसकी हर जनरेशन में वो माइस की टेल उतनी की उतनी ही लंबी आ रही थी। That means a long tail of mice still appearing even after cutting of the tail of mice in each and every generation. And tail is the organ, somatic organ. The cell of tail are all somatic cell which does not involve in the process of fertilization or fusion. They are not gametic cell. So the character, if changes occurring in those character, it is not transferable to the next generation. And that theory explained by Weismann, which was given in terms of theory of continuity of germplasm. तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा किसने, विजमैन ने, और लेमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव किया बाय गिविंग दिस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अब ये तो हो गई विजमैन थ्योरी जिसने लेमार्क को डिसअप्रूव किया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जिसने लेमार्क को सपोर्ट भी किया, और उसको हम पढ़ते हैं नियो लेमार्किज्म के नाम से। देयर आर फ्यू साइंटिस्ट who actually supported their theory of Lamarck, that was neo-Lamarckism. That neo-Lamarckism given by various scientists. Now, according to the neo-Lamarckism, दो तरह के वेरिएशंस होते हैं, सोमैटिक एंड जर्मिनल। हम बहुत पहली क्लास में पढ़ा था हमने, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था दो तरह के वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन एंड सोमैटिक वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू द नियो लेमार्किज्म, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई चेंज आता है तो उस एनवायरमेंट का इफेक्ट अगर सोमैटिक सेल पे पड़ता है, वेरिएशंस इन सोमैटिक सेल इज नोन एज सोमैटिक वेरिएशन, एंड वेरिएशंस इन जर्म सेल is known as germinal variation. अगर उस एनवायरमेंट का इफेक्ट सोमैटिक सेल पे पड़ता है, तो सोमैटिक सेल पे पड़ने वाले इफेक्ट की वजह से जो भी कैरेक्टर में चेंज आएगा वो कैरेक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता। सच वेरिएशन नॉट इनहेरिटेड। बट अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, चेंजेस की वजह से जर्म सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है, तो वो फिर इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में। सो नियो लेमार्किज्म कहता है कि लेमार्क की थ्योरी गलत नहीं है, लेमार्क की थ्योरी सही है, लेकिन इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर जर्म सेल, एंड दोज कैरेक्टर्स ओनली इनहेरिटेड इफ द चेंजेस takes place in the genetic material of germ cell.
दैट मीन्स वो ये कहता है कि कभी भी जो कैरेक्टर्स में चेंज बर्थ के बाद आता है, लेकिन अगर वो चेंजेस किसी सोमैटिक ऑर्गन में आ रहा है, सोमैटिक सेल में आ रहा है, तो वो चेंजेस, वो अक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो अक्वायर्ड कैरेक्टर या वो चेंजेस कैरेक्टर जर्म सेल में आता है तो ही वो ट्रांसफरेबल है इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। So this is all about the Lamarck theory, which explained the theory of evolution. In the next lecture, we will going to discuss about the Darwin theory. Thank you.